हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.3, जिसमें कि हम लोगों ने नंबर 5 तक ऑलरेडी इसकी पिछले वाले क्लासेस में खत्म कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कहां से करेंगे? नंबर 6 वाले क्वेश्चन से। तो अगर आप लोगों ने उन सारे पिछले क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उनको अटेंड कर लीजिए। उन सभी के सभी क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो देखो नंबर 6 में उसने क्या कहा है, एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। यानी कि मैं एबीसीडी एक साइक्लिक डायगोनल मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना देता हूं इस तरह से ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी यहाँ पे मैंने बना दिया, ए बी सी डी। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्योंकि इसके सभी कॉर्नर्स सर्कल के ऊपर है। फिर इसने कहा है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट, जब इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं इस तरह से तो यहां पे मिलता है पॉइंट ई। फिर इसने कहा है डीबीसी, डीबीसी ये वाला पार्ट कितना दिया है उसने? 70 डिग्री। उसके बाद बीएसी, बीएसी ये वाला उसने कितने दिया है? देखो 30 डिग्री। तो फाइंड आउट करना है पहले बीसीडी कितना होगा, बी सी डी, यानी कि ये टोटल कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें उसने दिया है फर्दर ए बी अगर बीसी के इक्वल होगा तो फाइंड आउट ईसीडी। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसके वैल्यू को, यानी कि ये टोटल का वैल्यू कितना होगा, बी सी डी कितना होगा उसको निकालते हैं। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं डीसी को कॉर्ड पकड़ लूं तो डीसी से ये वाला एंगल बना है और फिर उसी डीसी से यहां पे ये वाला एंगल बना है। तो अगर एक ही कॉर्ड से एक ही सेगमेंट के ऊपर दो दो एंगल्स बनते हैं, अच्छे से देखो, ये है डीसी, इस डीसी से इस तरह का एंगल बना है ये वाला, और उसी डीसी से ये वाला इस तरफ का एंगल बना है। ओके, तो इसका मतलब ये एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी उतना ही होगा, क्योंकि एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, डीबीसी इक्वल होगा किसके साथ? डीबीसी एंगल इक्वल होगा डीएसी के साथ इक्वल होगा, डीएसी के साथ इक्वल होगा। क्यों? एंगल ऑन सेम सेगमेंट, क्योंकि सेम सेगमेंट के ऊपर दो दो एंगल्स बने हैं और एक ही कॉर्ड से ये दोनों एंगल्स बने हैं। तो अगर ये 70 तो ये वाला भी यहां पे हो जाएगा कितना, 70 डिग्री। तो देखो डीबीसी दिया 70, तो यहां पे डीएसी यहां पे निकल गया कितना, 70 डिग्री। ओके, अच्छा अब देखो ये टोटल एंगल, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके ऑपोजिट एंगल को अगर मैं मिलाऊंगा, यानी कि ये टोटल एंगल को और ये टोटल एंगल को मैं मिलाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 180 डिग्री। क्योंकि हमें पहले से पता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल को मिलाते हैं तो 180 डिग्री मिलता है। तो मैं इस वाले टोटल एंगल को इस टोटल एंगल के साथ जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा कितना, 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, यानी कि ये वाला टोटल एंगल और ये वाला टोटल एंगल दोनों को जब मैं मिलाऊंगा ये आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हो गया इसका रीजन। तो अब देखो बी ए डी, बी ए डी कितना है, 70 प्लस 30। अरे मैं ये टोटल की बात कर रहा हूं ना, तो ये टोटल कितना है, ये है 70 ये है 30, तो कुल मिला के हो गए 100 डिग्री, प्लस बी सी डी हो गया 180 डिग्री। 100 डिग्री इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 से जब 100 माइनस होगा तो आंसर मुझे मिलेगा 80 डिग्री। तो देखो यहां पे बीसीडी का वैल्यू उसने पूछा था, तो यहां पे बीसीडी का वैल्यू हमने निकाल दिया 80 डिग्री। अभी हमें उसने क्या दिया है, ए बी इक्वल टू बीसी के साथ इक्वल होगा, ए बी ये वाला इक्वल होगा बीसी के साथ। तो बताओ ईसीडी कितना होगा, ईसीडी, यानी कि उसने कहा है इस वाले एंगल को फाइंड आउट करो, इस वाले एंगल को कितना होगा फाइंड आउट करना है सेकेंड वाले क्वेश्चन में। बहुत ही इजी है, कैसे होगा देखो,
अगर BC इक्वल है AB के साथ तो इसके ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। क्यों होंगे? हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं तो उनका ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट ये वाला और इसका ऑपोजिट ये वाला, ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, हमें पहले से पता है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल है BC के साथ, तो AB का ऑपोजिट एंगल ये वाला और BC का ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल होंगे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखो AB इक्वल है BC के साथ, AB इक्वल है BC के साथ, सो AB का ऑपोजिट एंगल कौन होगा? BCA। BCA एंगल इक्वल होगा किसी के साथ? BC के ऑपोजिट एंगल यानी कि BAC के साथ, BAC के साथ। और रीजन क्या होगा? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल जो होंगे यहां पे इक्वल होंगे। इसके बारे में मैं बहुत बार, हजारों बार बता चुका हूं अपने हर क्लास में। ओके, तो देखो BCA इक्वल टू BAC होगा, तो देखो BAC कितना दिया है? 30 डिग्री, तो BCA का वैल्यू हो गया कितना? एंगल BCA हो गया 30 डिग्री। तो देखो BCA हो गया 30 डिग्री। ओके, अभी हमने ये पूरा एंगल निकाला था कितना? 80 डिग्री निकाला था। तो अगर मैं 80 से इस छोटे 30 डिग्री को माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा ना, और ये वाला एंगल का नाम क्या है? ECD। देखो हो गया, मेरा आम काम यहाँ पे आसान हो चुका है। अभी क्या करूंगा? ECD कैसे निकालेंगे? ECD एंगल यानी कि देखो BCE से, एंगल BCE से अगर मैं मिलाऊंगा ECD एंगल तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा? अरे सिंपल सी चीज है, अगर मैं इस छोटे से एंगल को मिलाऊंगा इस छोटे से एंगल के साथ तो मुझे ये बड़ा सा एंगल मिलेगा, और इस बड़े से एंगल का नाम क्या है? BCD एंगल। ये हो गया BCD एंगल, सिंपल। BCE कितना दिया है? 30 डिग्री, प्लस ECD कितना दिया है? हमें पता नहीं, उसी को तो निकालना है ना। तो ये ECD जैसा था वैसा रह गया, ये हो गया BCD का वैल्यू कितना दिया है? 80 डिग्री। तो ये 30 डिग्री इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ECD का एंगल हो जाएगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ECD एंगल का वैल्यू हो गया 50 डिग्री। तो देखो इस तरह से हमारे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के आंसर निकल चुके हैं और नंबर 6 यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अब मैं चलता है क्या? नंबर 7 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं। तो देखो नंबर 7 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं। इसने कहा है यहाँ पे एक इस तरह का सर्कल है और यहाँ पे इस तरह का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना हुआ है। ओके, तो मैं नेमिंग कर देता हूं ABCD। ओके, फिर इसने कहा है इसके जो इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर, इसने कहा है कि जब हम इसके डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो इसके डायगोनल जो होंगे क्या होंगे? इसके कॉर्ड होंगे। ठीक है, कॉर्ड यानी कि इसके डायमीटर्स बन जाएंगे, किसके? सर्कल के डायमीटर होंगे ये दोनों डायगोनल्स। तो अगर ये दोनों कॉर्ड हैं यानी कि डायमीटर हैं तो इसका मतलब ये तो पॉइंट O हो गया ना। क्यों? सर्कल के बीच से ही डायमीटर गुजरता है। तो ये जो पॉइंट देख रहे हो ये दोनों लाइंस क्या हैं? इस वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए उनका डायगोनल है, उसके साथ ये दोनों लाइंस इस सर्कल के लिए क्या होंगी? डायमीटर भी होंगी। और इसने क्या कहा है? ये दोनों डायमीटर एक दूसरे के साथ इक्वल है, यानी कि AC इक्वल हो जाएगा किसके साथ? देखो AC इक्वल होगा BD के साथ, ये इसने गिवन दिया है। ठीक है, तो अभी हमें प्रूव करना है कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल एक क्या होगा? एक क्या? रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले मैं BD को मानता हूं BD इज ए कॉर्ड।
ठीक है, क्यों कॉर्ड होगा देखो, अरे हमें पता है किसी भी सर्कल में सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो कौन होता है, उसका खुद का डायमीटर होता है। तो यहां पर ये तो डायमीटर है, तो इसको मैं कॉर्ड भी बोल सकता हूं, एक ही चीज है, डायमीटर कॉर्ड एक ही होते हैं। ओके, तो देखो बी डी, तो बी डी को रेफर 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 द बी डी as a chord, BD as a chord। तो मैं अभी ये मान रहा हूं कि BD हमारा कॉर्ड है। ओके, तो अब अच्छे से समझो, ये BD सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगा, ठीक है, उसका आधा करेंगे तो किसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ इक्वल होगा। अरे सिंपल सी चीज, मैंने पहले ही इसके बारे में ऑलरेडी थ्योरम में समझा चुका हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को जरूर से अटेंड कर लो। यानी कि अगर किसी कॉर्ड से हम सेंटर के ऊपर एंगल बनाते हैं, ठीक है, और उसी कॉर्ड से हम सर्कल के ऊपर एंगल बनाते हैं, तो अगर ये होता है x, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इसका मतलब ये BD को देखो, BD भी एक यहाँ पे कॉर्ड है, तो BD सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है उसका आधा करेंगे, उसका आधा करेंगे तो इस वाले एंगल के साथ इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वही BD सेंटर के ऊपर एंगल बना रही है और वही वाला BD यहां पर भी एंगल बना रही है। देखो अच्छे से देखो यहां से, तो इसका मतलब इस एंगल को आधा करेंगे तो इसके साथ इक्वल होगा। सेम चीज मैंने यहां पे समझाया, इसका ट्वाइस करो इसके साथ इक्वल होगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसका आधा कर दो, ठीक है, ये अगर होगा x तो x का आधा कर दो यानी कि हाफ x, ये इसके साथ इक्वल होगा। सेम सी चीज है, यानी कि इसको डबल करो इसके साथ इक्वल होगा, या फिर इसका आधा कर दो ये इसके साथ इक्वल होगा। तो अभी मैं लिख सकता हूं BCD एंगल इक्वल होगा हाफ ऑफ BOD, हाफ ऑफ BOD। ठीक है, और रीजन क्या लिख सकते हो, अरे सिंपल से रीजन, एंगल subtended from a chord on center is double than the angle subtended on a सर्कल। यानी कि एक ही कॉर्ड से जब हम सेंटर के ऊपर एंगल बनाएंगे और उसी कॉर्ड से जब हम सर्कल के ऊपर एंगल बनाएंगे, तो उन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या होगा, सिंपल सा रिलेशन, सेंटर वाले एंगल को आधा करो ये इक्वल हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो BCD इक्वल होगा इस वाले एंगल के आधे के साथ, तो हाफ ऑफ BAD। ओके, तो देखो BCD अभी कितना निकल जाएगा, हाफ ऑफ BOD एक स्ट्रेट लाइन है तो हाफ इंटू 180 डिग्री, तो 2 से ये कैंसिल और BCD यहां पे निकल गया कितना, 90 डिग्री। तो BCD निकल गया यहां पे 90 डिग्री। अच्छा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, या फिर ना चाहो तो इक्वेशन देने की भी जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा तो अब देखो BAD ये वाला तो हमें पता चल गया 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब देखो इस वाले एंगल को जब इस वाले एंगल के साथ मिलाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल को मिलाने पे हमें कितना मिलता है, 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल BCD प्लस एंगल BAD इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें यहां पे मिलेगा 180 डिग्री। अच्छा, BCD का वैल्यू है कितना, 90 डिग्री, BAD हमें पता नहीं, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री इस तरफ आके माइनस हो गया, तो BAD भी यहां पे निकल जाएगा 90 डिग्री। तो देखो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर, क्या लिखूंगा, एंगल A यानी कि ये वाला और एंगल C आर बोथ 90 डिग्री।
सो ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पहले से पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री होते हैं तो ओ वाला एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अब तुम बोलोगे सर यहां पर तो उसने दिया था रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, आपने पैरेललोग्राम क्या प्रूव कर लिया? अरे रुको, अभी थोड़ा सा लास्ट लाइन बाकी है। देखो इसने फिर से और क्या चीज दिया था, यहां पे दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, ये चीज भी उसने हमें पहले से बताया था। तो इसका मतलब अब मैं क्या लिखूंगा, देखो डायगोनल्स, क्योंकि अभी ये एक पैरेललोग्राम हो चुका है और इस पैरेललोग्राम के अंदर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल या फिर आर इक्वल, सो इट इज अ रेक्टेंगल। सिंपल सी चीज, अच्छे से समझो, अभी मैं इसको समझाता हूं। देखो सबसे पहले मैंने यहां पे इसको क्या प्रूव कर लिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, और याद रखो जिस पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल एक दूसरे के साथ सेम होते हैं उसको रेक्टेंगल कहा जाता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले प्रूव किया कि ये वाला एक पैरेललोग्राम होगा, और जैसे ही मुझे पता चला कि ये पैरेललोग्राम है और इसके दोनों डायगोनल्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, तो हो गया ये हमारा एक रेक्टेंगल। इसलिए डाउट मत रखना कि सर आपने पैरेललोग्राम क्यों प्रूव किया। ओके, तो चलो ये तो हो गया नंबर 7 वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नंबर 8 वाले क्वेश्चन के पास। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 8 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। यानी कि उसने गिवन में दिया है ये एक ट्रापेजियम है, ये वाला डायग्राम तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। ओके, इसने दिया है ये एक ट्रापेजियम है, इसके ये दोनों साइड ए बी पैरेलल है डीसी के साथ, ए बी पैरेलल है डीसी के साथ, ठीक है, और एडी इक्वल है बीसी के साथ। इसने दिया है ना इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापेजियम आर इक्वल, यानी कि इसके जो नॉन पैरेलल साइड है ये एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो एडी इक्वल होगा बीसी के साथ। तो अभी हमें ये प्रूव करना है क्या कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो देखो कैसे हम प्रूव करेंगे, अगर मैं इसके किसी भी ऑपोजिट दो एंगल को ऐड करके 180 डिग्री प्रूव कर दूं तो सिंपल सी चीज मैं यहां पे बता सकता हूं कि एबीसीडी यहां पे एक क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ओके, ये तो गिवन वाला पार्ट हो गया। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या, कंस्ट्रक्शन यानी कि ये तो सिर्फ उसने एक ट्रापेजियम की बात की थी, लेकिन ट्रापेजियम के अंदर हमने यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है, इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा ए एम परपेंडिकुलर टू डीसी एंड बी एन परपेंडिकुलर होगा उसी डीसी के साथ। इसको हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, ये पहले से नहीं था क्योंकि उसने सिर्फ क्वेश्चन में ट्रापेजियम की बात की है। ओके, अच्छा अब देखो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, नहीं नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन के बाद अभी लिख देते हैं, हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, और ये चीज कैसे प्रूव होगा, अगर मैं किसी भी दोनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री प्रूव कर दूं तो हो गया, ये वाला हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, सिंपल। अच्छा अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। देखो प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी दिखाओ, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, बी एन सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ए एम डी एंगल, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के साथ, इक्वल होगा बी एन सी एंगल के साथ, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे 90 डिग्री है, खत्म। ए डी इक्वल होगा बीसी के साथ, क्योंकि उसने गिवन में दिया है ए डी इक्वल होगा बीसी के साथ, उसने यहाँ पे ये गिवन में दिया है। उसके बाद एक और पॉइंट चाहिए इन दोनों को क्या प्रूव करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो देखो और कौन सा प्रूफ हो जाएगा, हाँ ए एम इक्वल होगा बी एन के साथ, ए एम इक्वल होगा बी एन के साथ, क्यों, परपेंडिकुलर बिटवीन, परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन, परपेंडिकुलर बिटवीन
पैरेलल लाइंस, यानी कि अगर दो पैरेलल लाइंस के अंदर मैं जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ये सब एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, इसीलिए ये वाला इसके साथ इक्वल होगा। सिंपल। अच्छा, तीनों पॉइंट्स हमें यहां पे मिल गए, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल BNC के साथ। रीजन क्या होगा, देखो यहाँ पे राइट एंगल है, ये वाला हाइपोटेनियस है, ये वाला एक साइड मिल गया, तो रीजन हो जाएगा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो लो ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। अगर ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, तो एंगल C इक्वल होगा एंगल D के साथ बाय CP/CT। हो गया। अच्छा, अब देखो बाकी का हम यहां पे करते हैं। एक काम करते हैं, इरेज कर दे। नहीं 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 नहीं, इरेज नहीं करते, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस मैं थोड़ा सा इसको यहां पे लिख दिया। अब यहां पे बाकी का हम खत्म कर देंगे क्योंकि बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। ठीक है, ये तो हमें यहां से पता चल गया। अच्छा, अब देखो एंगल A को एंगल D के साथ मिलाओ, कितना आएगा? एंगल A प्लस एंगल D कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब तुम पूछोगे क्यों? अरे देखो AB पैरेलल है DC के साथ, AB पैरेलल है DC के साथ, ठीक है, ये हो गया AB पैरेलल है DC के साथ। यहां पे ये जो गया है ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल में एक ही साइड के जब मैं दोनों एंगल्स को मिलाऊंगा, यानी कि इस वाले एंगल को जब मैं इसके साथ मिलाऊंगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो रीजन क्या होगा? एंगल्स ऑन अ सेम साइड, एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, यानी कि एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जब दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो हमें 180 डिग्री मिलते हैं। सिंपल सी चीज। और देखो मैं यहाँ पे एंगल D की जगह लिखूंगा एंगल C। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्रूव कर चुका हूं कि एंगल D जो होता है एंगल C वही होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C हो गया 180 डिग्री। तो देखो मैंने कहा था ना, अगर मैं किसी भी दोनों ऑपोजिट एंगल को प्रूव कर दूं कि उनका एडिशन 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये वाला हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो देखो यहां पे मैंने दिखा दिया, इसका ऑपोजिट ये वाला, तो इन दोनों को एडिशन करने पे 180 डिग्री मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं इट इज अ साइक्लिक, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक। क्योंकि इस चीज के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल को मिलाओगे 180 डिग्री मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाला हमारा यहाँ पे एक हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चलो इसी के साथ नंबर 8 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब इसके अगले वाले क्लास में हम नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 9.3 को पूरा ही खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से ये तीनों नंबर समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा कौन सा पार्ट डाउट में रह गया। मैं उसी चीज के ऊपर एक न्यू से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे कि तुम इसे और भी अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हमारे जस्ट एक न्यू सी वीडियो में, यानी कि कल के वाले क्लास में, और इस वाले एक्सरसाइज को वहां पे हम दोनों मिलके खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलो बाय बाय।